अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं चित्रा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। ग्लेडियोलस की उन्नत तकनीक से खेती पर जानकारी, आम का नया बाग स्थापन करते समय कुछ ध्यान देने योग्य जरूरी बातें, जैविक कीटनाशी का महत्व और उनके उपयोग से लाभ। प्रदेश में विगत कुछ वर्षों में फूलों की खेती की तरफ किसान भाइयों का रुझान काफी बढ़ा है। इसी के अंतर्गत यदि ग्लेडियोलस फूल की चर्चा की जाए तो आज समय की बढ़ती मांग के अनुसार किसान इसकी खेती करके अधिक लाभ ले रहे हैं। अतः जो किसान भाई ग्लेडियोलस फूल की खेती करना चाहते हैं उसके लिए अभी उपयुक्त समय चल रहा है। बस जरूरत है कि खेत चयन से लेकर कटाई तक के कामों को सही तरीके से पूरा करें, जिससे कि ग्लेडियोलस फूल से ज्यादा मात्रा में स्पाइक मिल सके। तो ग्लेडियोलस फूल की उन्नत खेती की तकनीक क्या है, इसकी जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ने संपर्क किया एक विषय विशेषज्ञ से। आज आपको किसान भाइयों मैं ग्लेडियोलस की खेती के बारे में बताऊंगा। ग्लेडियोलस की खेती जो है वो कंद से की जाती है और ग्लेडियोलस का बाज़ार में बहुत अच्छा मूल्य प्राप्त होता है और इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड भी मार्केट में रहती है। ग्लेडियोलस एक लोकप्रिय सजावटी पौधा है। यह विभिन्न आकार और बड़े आकर्षक रंगों में होता है। ग्लेडियोलस के फूल कमरे की सजावट के अनुरूप 8 से 10 दिन तक फूलदान में रखे जा सकते हैं। पुष्प गुच्छों और पुष्प सज्जा में ग्लेडियोलस अनिवार्य रूप में रखा जाता है, इसलिए इसके फूलों की अधिक मांग रहती है और फूलों की अच्छी कीमत भी मिलती है। इसलिए बड़े शहरों के आसपास के किसान इसकी खेती बड़े क्षेत्रफल पर करते हैं। हालांकि ग्लेडियोलस एक शीतकालीन फूल उत्पादन, लेकिन माध्यम जलवायु में भी साल भर इसकी खेती की जाती है, यानी कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में पूरे वर्ष इसे उगा सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी उन्नत प्रजातियों की जानकारी लेते हैं। इनको लगाने के लिए यह आवश्यक है कि पहले आप प्रजातियों का चयन करें। प्रजातियों में मुख्य रूप से आपको ये देखना है कि अलग अलग रंगों की प्रजाति की डिमांड होती है। तो जैसे सफ़ेद रंग की प्रजाति है, सफ़ेद रंग की प्रजाति में आप फ्रेंडशिप ले सकते हैं, सैंकरे प्रजाति है और इसके अलावा वाइट पैसिफिक है। पीले रंग की प्रजाति में नोवालक्स है और एल्डीबरान प्रजाति हैं। लाल रंग की प्रजाति में अमेरिकन ब्यूटी है, ज्वाला है और इसी प्रकार से आप प्रजातियों का चयन करें। और जैसे कुछ वाइन एंड रोजेस करके एक प्रजाति है जो कि गुलाबी रंग और सफ़ेद रंग मिला हुआ होता है। इन प्रजातियों की काफ़ी बाज़ार में मांग होती है और उपभोक्ता इसको काफ़ी पसंद करते हैं। तो पहले तो इसको मैं बता दूं कि ये जाड़े में लगता है और
जाड़े में लगाने के लिए इसके बल्ब बाजार में उपलब्ध होते हैं। बाजार में जब आप बल्ब का चयन करने जाएं तो सबसे पहले ये देख लें कि आपकी प्रजाति कौन है। किसी अच्छी नर्सरी से आप इसकी प्रजाति लें और जब आप इसके बल्ब लेते हैं तो उसमें बल्ब का चयन करने में ये आप जरूर ध्यान रखें कि बल्ब का वज़न जो है वो कम से कम 25 से 30 ग्राम का हो और सुडौल बल्ब हो और उनका साइज़ जो है अगर आप व्यास देखें तो कम से कम 3.5 से 4 सेंटीमीटर का व्यास हो। ऐसे कंद अगर आप ले करके बुआई करेंगे तो उसमें फूल अच्छे आएंगे, उसमें कलिका डंडिका जो होती है स्पाइक जिसको बोलते हैं वो अच्छी आएंगी और उनका मार्केट में अच्छा आपको धन अर्जन होगा। तो मुख्य रूप से इसकी जो तैयारी करते हैं, इसकी बुआई जो है वो खेत को आप अच्छी तरह से तैयार कर लें और 1 हेक्टेयर में तकरीबन 20 ट्राली गोबर की खाद के हिसाब से मिला दें। और इसमें जो रासायनिक खादों का प्रयोग होता है उसमें नाइट्रोजन 300 किलोग्राम, फास्फोरस 200 किलोग्राम और पोटाश 200 किलोग्राम की मात्रा दी जाती है। तो खेत की तैयारी के समय गोबर की खाद की पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटाश 200 किलोग्राम तीनों मिला करके डालें और खेत की तैयारी कर दें। खेत की तैयारी करने के बाद आपको पूरे खेत को छोटी छोटी क्यारियों में बांटना होगा। बांटने के बाद उसमें मेड़बंदी की जाती है। क्योंकि इसकी बुआई मेड़ पर की जाती है तो ये ध्यान रखें कि जो आपको मेड़ बनानी है उसकी मेड़ से मेड़ की दूरी जो है वो 40 सेंटीमीटर होंगे और कंद जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी पर लगाए जाएंगे। तो 1 हेक्टेयर में कंद की मात्रा आपको मैं बता दूं कि करीब 1.25 लाख कंद लगते हैं। और आप कतार बना लें और उसमें कंद को रख करके और हल्की सी मेड़ से ढक दें। ग्लैडियोलस को मेड़ और खुड प्रणाली में लगाया जाता है। 2 मेड़ों के बीच में 30 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है और कॉर्म से कॉर्म के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है। कम गहराई पर रोपण करने पर अधिक कॉर्म का जमाव संभव है, लेकिन ज्यादा हवा वाले क्षेत्र में इनके उखड़ जाने की संभावना होती है। अतः 7 से 10 सेंटीमीटर गहरी रोपाई उचित है। इस प्रकार 1 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 1.25 से 1.5 लाख कॉर्म लगाए जा सकते हैं। और ढकने के बाद करीब 20 से 25 दिन में इसमें पूरी तरह से जमाव हो जाएगा। बीच में आप अगर देखते हैं कि नमी कम है तो नालियों में सिंचाई करें। इसके बाद जब पत्तियां निकल जाती हैं उसमें से जमाव हो जाता है तो उसमें 1 महीने के बाद बची हुई नाइट्रोजन की मात्रा डालें और साथ में पुनः नाली से मिट्टी उठा करके मेड़ पर डाल दें। उससे 2 बातें होंगी, एक तो जमे हुए पौधे को सहारा मिलेगा और दूसरी बात है कि मिट्टी चढ़ जाने के बाद कंद का विकास अच्छा होगा और पौधे की बढ़वार अच्छी होगी। साथ में नाइट्रोजन की मात्रा उसको पूरी तरह से मिलेगी। तकरीबन 70 से 80 दिन के बाद इसमें जो है स्पाइक निकलने लगती है। स्पाइक मतलब फूल की डंडिका निकलने लगती हैं और जिस समय फूल की डंडिका निकलती हैं उस समय प्रत्येक पौधे को आपको हल्के से सरकंडे के डंडे से सहारा देना होगा और उसको हल्का सा सुतली से बांध दें जिससे कि हवा चलने पर पौधा नीचे न गिरे और 15 से 20 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। अब जब डंडिका निकल जाती हैं तो फूल इसमें आने शुरू होते हैं। अब फूल में कटाई के संबंध में आपको जरूर एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे आपको दूर के बाजार में कहीं भेजना है जहाँ 1 दिन या 2 दिन बाद पहुँचना है, तो ऐसी स्थिति में जो नीचे का पहला फूल खिलता है या उसमें रंग दिखाई देने लगता है उसी समय नीचे से डंडिका को काटें और इन डंडिका को काटने के बाद एक बाल्टी रखें जिसमें थोड़ा पानी रखें और इन डंडिका को तुरंत उसमें डाल दें। उससे ये होगा कि उसके नीचे के सिरे जो हैं वो बंद नहीं होंगे और उनमें पानी का प्रवाह चलता रहेगा। तो आपके जो पुष्प हैं और स्पाइक हैं वो सही दशा में बने रहेंगे। तो इस तरह से 100-200 स्पाइक काटने के बाद आप उनको 100 के बंडल बना लें और फिर उसको एक पैकेजिंग शेड में ले जाते हैं जहां पर उसको 100 के बंडल बना करके और फिर उसको कागज़ में रैप कर लेते हैं और इसके साथ साथ इसके जो कंद होते हैं उसको भी मार्केट में आप बेच सकते हैं या अपनी अगली फसल के लिए उसको जो है रख सकते हैं।
कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश के जो बागवान भाई आम का नया बाग स्थापित करना चाहते हैं, वो पौधों के चयन से लेकर रोपण तक के सभी कार्यों को बड़ी सावधानी पूर्वक और सही तरीके से संपन्न करें। तभी आम के पौधे सही तरीके से स्थापित होंगे और आगे चलकर अच्छी फलन देंगे। इसीलिए आम का नया बाग स्थापित करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए मिलते हैं कृषि ज्ञान केंद्र उझानी बदायूं के डॉक्टर अजय सेन चौधरी से। जो किसान हमारे बगीचा लगाना चाहते हैं उसके लिए अभी से जो है तैयारी करना शुरू करें। एक तो जिस खेत में जो है बगीचा लगाना है वो प्रॉपर रूप से जो है एक समतल हो, जिससे पानी खेत के चारों तरफ जो है पहुंच जाए और हर कोने में जो है पानी की व्यवस्था जो है हर हालत में होनी चाहिए। पानी का साधन भी सुनिश्चित होना चाहिए। फिर बात आती है खेत का रेखांकन, जिसको लेआउट मानते हैं हम। तो लेआउट करने के लिए एक सामान्य रूप से जो है हमारे यहाँ जो व्यवसायिक आम की जातियाँ हैं उनमें खास करके लंगड़ा है, चौसा है, दशहरी है, बम्बई है, इनको लगाया जाता है। तो आम तौर पे हम मान के चलते हैं कि दशहरी का बगीचा अधिकतर लोग लगाते हैं। तो दशहरी सामान्य रूप से 10 बाई 10 मीटर की दूरी पे, लाइन से लाइन मतलब 10 मीटर, और पौध से पौध 10 मीटर की दूरी पे लगाते हैं। और इसी तरह लंगड़ा और चौसा के जो है पेड़ थोड़ा सा बड़े होते हैं या बम्बई के थोड़ा बड़े होते हैं, उनको 12 मीटर की दूरी पे जो है लगाया जाता है। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि 10 मीटर की दूरी पे खासकर जो है लगाते हैं। बाग लगने के 1-1.5 महीने पहले मई महीने में गड्ढे की खुदाई कर खुला छोड़ देना चाहिए, जिससे कीड़े एवं उनके अंडे सूर्य की तेज गर्मी व हवा से खत्म हो जाएं। फिर ध्यान ये रखें, मानसून का जब ढलान हो, मेरे कहने मतलब मानसून की शुरुआत में पौधों की रोपाई नहीं करनी चाहिए। मानसून की ढलान पर ही पौधों की रोपाई करना है। कहने मतलब कि अगस्त के अंत में आप जो है पौधों की काश्तकार भाई हमारे रोपाई उनकी जो है करें। तो अच्छी नर्सरी से पौधे ला करके रोपाई करना है, जहाँ पर 1 साल के पौधे हों, मतलब 1 साल पहले की जो कलम बंधी है और उसमें ठीक कलम हो, उनमें जो जुड़ाव हो ठीक तरीके हो, और जो ऊपर की जो शाख ली गई है उसमें वो मदर प्लांट जो है जो अच्छा होना चाहिए, मतलब उनकी फलत अच्छी हो, उनका कलर डेवलपमेंट, उनकी साइज अच्छा हो उनके फलों की। ऐसे पौधों की जो है मदर प्लांट से जो है पौधे तैयार किए गए हों, मतलब ये ध्यान रख करके ही पौधों को खरीदना चाहिए। दूसरा एक और ध्यान रखना है कि पौधा लगाते वक्त दशहरी अगर एक तरफ से पूरा बगीचा खासकर हमारे लगाते हैं तो ये ध्यान रखें 10% पेड़ उसमें बम्बई के लगाने हैं। तो बीच में प्लानिंग इस तरह से करें कि दशहरी के बीच में जो है बम्बई के पौधे लगाएं, बम्बई हरा के। और इसी तरह लंगड़ा और चौसा के अगर बगीचा पूरा लगाना है तो उसमें खासकर भाई हमारे ध्यान रखें कि दशहरी के 10% पेड़ जो है उसमें बीच में लगाने हैं, जिससे पर परागण की क्रिया फलों में जो है जब पौधे फलत वाले हों तो उसमें होती रहे, जिससे फलत अच्छी मिले। आगे और भी हैं बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर।
जैसा कि देखने में आता है कि अधिकतर किसान भाई अपनी फसल को कीट और रोग से बचाने के लिए उस पर रासायनिक दवाओं का छिड़काव करते हैं, लेकिन रासायनिक दवाओं के प्रयोग से भी फसल में कीट और रोग पूरी तरीके से खत्म नहीं होते। अतः किसान भाइयों, इस तरह से दवाओं का प्रयोग करने से एक तो कृषि लागत में बढ़ोतरी होती है और दूसरा इन रसायनों के प्रयोग से इसका हानिकारक प्रभाव फसलों के साथ ही मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। इसीलिए इस तरह की समस्या से बचने के लिए किसान भाई जैविक कीटनाशी का प्रयोग किस तरीके से करें और इसके प्रयोग के क्या-क्या लाभ है, इस बारे में जानकारी के लिए आइए मिलते हैं पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर आरपी मौर्य से। हमारे फसलों में विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े लगते हैं जिसके द्वारा बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है। इन कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए किसान भाई विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं जिनके दुष्प्रभाव सर्वविदित हैं। ज़्यादातर कीटनाशकों के प्रयोग से कीड़ों में आजकल प्रतिरोधक क्षमता डेवलप हो रही है, जिनको आसानी से कीटनाशकों के द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा पा रहा है और किसानों को लगातार एक निश्चित अंतराल पे कीटनाशकों का प्रयोग करने की ज़रूरत पड़ रही है, जिससे कि एक हमारे स्वास्थ्य के ऊपर और हमारे वातावरण के ऊपर बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। तो आज की जो प्रमुख जो ज़रूरत है वो ज़रूरत है जैव आधारित एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन की। इस एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में हम जैविक नियंत्रकों के प्रयोग पर बल देते हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार के जैव आधारित एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन में हम कीड़ों के प्राकृतिक शत्रुओं का उपयोग करके उसको कीड़ों को नियंत्रित करते हैं। इन जैविक नियंत्रणों को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला होता है परभक्षी, दूसरा होता है परजीवी और तीसरा होता है कीड़ों में रोग उत्पन्न करने वाले जीव। ये जीव प्रकृति में उपलब्ध हैं जिन्हें हमारे किसान भाई पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के जैविक नियंत्रक तैयार कर किसानों के लिए उपलब्ध कराए हैं। वो कौन कौन से हैं जैविक नियंत्रक, आइए विस्तार से जानते हैं। तो परभक्षी में जैसे कि विभिन्न प्रकार के कीड़े आते हैं, जैसे लेडी बर्ड बीटल हो गया, क्राइसोप्रोला कार्निया हो गया, सिरफिट फ्लाई हो गए, ड्रैगन फ्लाई हो गया, तो आदि विभिन्न प्रकार के ये परभक्षी कीट हैं। ये परभक्षी कीट कीड़ों को भक्षण करते हैं और इन्हें अपने जीवन काल में बहुत सारे कीड़ों को खाने की ज़रूरत पड़ती है अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए। अतः ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी जैविक नियंत्रक कारक है। दूसरा आता है परजीवी। परजीवी वो कीड़े होते हैं जो अपना पोषण दूसरे कीड़ों के ऊपर आश्रित होकर लेते हैं। तो जिसमें जो प्रमुख परजीवी कीट है उसको ट्राइकोग्रामा कहते हैं। ट्राइकोग्रामा एक छोटा सा ततैया है जो 0.4 से 0.5 मिलीमीटर लंबा होता है और ये इसको अंड परजीवी कहते हैं। ये जो तितली कुल के कीड़े हैं उनके अंडों पे अपने अंडे दे देता है और इस अंडे से जो मैगट निकलता है वो तितली कुल के अंडे के जो कंटेंट होता है उसको खा के उसको जीवित रहता है। तो इस प्रकार से ट्राइकोग्रामा के द्वारा हानिकारक कीड़ों की जो प्रारंभिक अवस्था होती है, अंडे की अवस्था में ही इसको नियंत्रित कर लिया जाता है। तो ट्राइकोग्रामा हमारे भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के तितली कुल के कीड़ों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे कि हम बात करेंगे धान में तना छेदक के लिए, धान के पत्ती मोड़क कीट के लिए, गन्ने में विभिन्न प्रकार के जो बोरर होते हैं, जो जड़ के बोरर होते हैं, जो तने के छेदक होते हैं, उन सब के नियंत्रण के लिए ट्राइकोग्रामा का प्रयोग किया जाता है। पॉपुलर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मिर्च में फली छेदक के लिए प्रयोग किया जाता है। टमाटर के फल वेधक के लिए प्रयोग किया जाता है। गोभी में भी प्रयोग किया जाता है। तो हम ट्राइकोग्रामा का प्रयोग तितली कुल के कीड़ों के नियंत्रण के लिए किया जाता है जो ये परजीवी है। तो इसका मास प्रोडक्शन बायो कंट्रोल लैब में भी होता है। विभिन्न जो हमारे देश में विभिन्न जो बायो कंट्रोल लैब हैं वहाँ पे ट्राइकोग्रामा का प्रोडक्शन चलता है। इन ट्राइकोग्रामा को आप राज्य के विभिन्न बायो कंट्रोल प्रयोगशालाओं से प्राप्त कर सकते हैं। ये ट्राइकोग्रामा ट्राइकोकार्ड के रूप में प्रयोगशालाओं में मिलते हैं जिनको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हमारा जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला है पंतनगर में स्थित है, यहाँ से भी आप ट्राइकोकार्ड्स को आप ले जा सकते हैं और जो भी तितली कुल के जो सूढ़ियाँ हैं उनके नियंत्रण के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। इनको प्रयोग करने की जो विधि है, ट्राइकोकार्ड्स को हम 50,000 से लेके 1 लाख अंडे प्रति हेक्टेयर की दर से कीड़ों के नियंत्रण के लिए लगाते हैं
और इसका जो दर है फसल दर फसल अलग अलग होता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप लोग प्रयोगशाला में संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, एक ट्राइको कार्ड को हम 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 दिन के लिए रख सकते हैं। तो जब हम प्रयोगशाला से ट्राइको कार्ड को लेके जाते हैं तो प्रयोगशाला में ये ट्राइको कार्ड 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड में रखे रहते हैं, लेकिन जब हम इसको लेके अपने खेत में जा रहे होते हैं तो उस समय भी सावधानी रखनी होती है कि ट्राइको कार्ड्स को ले जाते वक्त भी उसका टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहे। लार्वे के परजीवी भी होते हैं, प्यूपा के परजीवी भी होते हैं और वयस्क के भी परजीवी होते हैं। किसान भाइयों, ट्राइक्लोग्रामा कार्ड का प्रयोग करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जब किसी फसल में कार्ड लगाएं तो उस पर सूर्य की सीधी धूप ना पड़े। कार्ड हमेशा शाम को लगाएं और फसल की निचली पत्ती पर लगाएं। जो तीसरा प्रमुख कारक है बायो कंट्रोल एजेंट्स का, वो है रोग कारक जीव, जिसमें विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु और निमेटोड्स का प्रयोग करके हम कीड़ों को नियंत्रित करते हैं। तो जीवाणुओं में जैसे हम बात करेंगे बैसिलस थुरिंजेंसिस का, बहुत प्रचलित है ये बैसिलस थुरिंजेंसिस। ये एक जीवाणु है, ये पाउडर के फॉर्म में बाजार में मिलता है, पाउडर के रूप में होता है और इसका 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा इसकी पाउडर की हम खेत में छिड़काव करते हैं। ये जो बीटी है ये तितली कुल के जितनी भी सोनियाँ हैं उनको नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से दूसरे भी विषाणु हैं, जैसे कि न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, NPV जिसको बोलते हैं। NPV भी बाज़ार में आपको बना बनाया मिल जाएगा और इसका प्रयोग भी तितली कुल के सूढ़ियों को मारने में किया जाता है। इससे ग्रसित सूढ़ियाँ पौधे के ऊपर चढ़ के उल्टी लटक जाती हैं और उनकी जो शरीर है वो काला पड़ जाता है और छूने से उनका शरीर फट जाता है। तो इन तरह के सूढ़ियों को अगर हम इकट्ठा करें, अपने घर पे लाएं, प्रयोगशाला में लाएं और उनको हम लोग उसमें मॉर्टर एंड पिस्टल में उसको पीस लें और पानी में घोल के फिर से उसको खेत में अगर छिड़काव कर दें तो विषाणु पूरे खेत में फिर से फैल जाते हैं और विषाणु से ग्रसित जो पत्तियां कीड़े खाते हैं उन कीड़ों को फिर से वो रोग हो जाता है। और इस तरीके से हम चाहें तो बिना NPV के बाज़ार से ख़रीदे हम लोग NPV का प्रयोग खेत में कर सकते हैं। दूसरा निमेटोड होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो निमेटोड हैं वो कीड़ों को ग्रसित करते हैं, उनमें रोग पैदा करते हैं, जिसमें EPN भी है। EPN का जो फार्मूलेशन है वो बाज़ार में भी उपलब्ध है, उसका भी प्रयोग इसी प्रकार से करते हैं जैसे कि मैंने अभी NPV के लिए बताया है और BT के लिए बताया है। इनका प्रयोग करके भी हम कीड़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है फिरोजपुर गोंडा के रामाधार सिंह ने। आपने मछली तालाब में खरपतवार प्रबंधन पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज अपने मत्स्य पालकों को जुलाई अगस्त का महीना चल रहा है, जुलाई समाप्त हो गया, अगस्त भी काफ़ी अब समाप्त हो रहा है। इसमें बरसात हर जगह हो रहा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा, तालाबों में पानी भर गया है और आप देख सकते हैं अपने आसपास कि बहुत सारे तालाबों में जलीय खरपतवार बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। कुछ पानी के अंदर हैं, कुछ तैरने वाले हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ फैलने वाले हैं, कुछ किनारे से फैल कर जा रहे हैं। और ये जलीय खरपतवार हमारे जो मछलियाँ आपने पाली हैं, चाहे वो बच्चे हों, अंगुलिकाएँ हों, चाहे बड़ी मछलियाँ हों, सबके लिए नुकसानदेह होता है। एक तो ये 2-3 काम करता है। यदि आपके जलीय खरपतवार ज़्यादा हैं आपके तालाब में तो ये पहला तो पानी उड़ाएगा, ऑक्सीजन को उड़ाएगा, मछलियों को चलने में दिक्कत होगी। जो आप मछलियों के लिए भोजन देंगे उनको ये जलीय खरपतवार खाएंगे, उसमें जो हमारा पोषण तत्व है उसका लेंगे और बढ़ेंगे। जाल चलाने में भी आपको दिक्कत होगी। यदि जाल चलाएंगे तो वो हमारे मछलियों के गलफड़ों में फंसेंगे। इस तरह नाना प्रकार से ये हमारे जलीय खरपतवार नुकसान करते हैं। देखिए, एक तालाब के सामने हम खड़े हैं, उसमें ये पूरा का पूरा तालाब हरी जैसे चादर बिछा दिया गया हो। आप देख सकते हैं, हमारे मत्स्य पालक बंधु देख सकते हैं, इसमें बहुत ही स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जैसे एक चादर बिछ गया हो पूरे तालाब पर, कहीं भी कोई जगह खाली नहीं है। और ये जो घास है
ये 3 पत्ती वाली घास है, इसको तैरने वाली घास है, पानी के ऊपर तैरती है। इसका जड़ बहुत नीचे नहीं होता है और ये भी बहुत नुकसान करती है। ये ऐसे तालाबों में हो जाता है जो घूर के किनारे हैं या बरसात का पानी, इस समय बरसात का मौसम है, घूर का गांव का पानी बह के जब आता है इस तालाब में जाता है तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर, जिसको हम कार्बनिक पदार्थ बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। कार्बनिक पदार्थ जब ज़्यादा हो जाता है तो इस तरह की समस्या आ जाती है और इस तरह की समस्या आ जाने पर ये दिन में ऑक्सीजन को बढ़ाता है एक लिमिट से ज़्यादा और रात को स्पेशली 12, 1, 2, 3 बजे के बाद ये ऑक्सीजन बहुत कम कर देता है और इसमें मछलियों के काफ़ी मरने की संभावनाएं होती हैं। तो इस तरह ये जो हमारा जलीय खरपतवार हैं वो नाना प्रकार से बरसात के दिनों में हमारे मछलियों को नुकसान करते हैं। तो मत्स्य पालक बंधुओं को विशेष रूप से ध्यान करना होगा, ये जो जलीय खरपतवार निकल रहे हैं इनका आप तुरंत सफाई कर दें। पहले तो जैसे ये जो हैं इसको आप निकाल सकते हैं, जाल से निकाल दें, नहीं निकाल सकते हैं तो दोनों टाइम 3-4 दिन तक डंडा लेकर, लाठी लेकर और इस तालाब को खूब पीट दें इसमें, जिससे कि ये टूट टाट जाए और जो मछलियाँ यदि ग्रास कार्प हैं उसको खा लें और ये आगे पनपने ना पाए, बढ़ने ना पाए। जो बाहर से घास जा रहा है, फैलने वाली घास हैं जो बंधे से जा रही हैं, उनको आप काट दें। उनको काट के तालाबों में यदि ग्रास कार्प है तो तालाबों में ही डाल दें, जिससे कि उनको खा लें, नहीं तो बाहर की ओर कर दें। उससे भी यदि इनका नहीं हो पा रहा है तो ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा और ये जो छोटे घास या फैलने वाली घास, सतह के ऊपर तैरने वाली घास है, इसके लिए हम ऑर्गेनिक जो हमारा मैटर बहुत ज़्यादा हो गया है, कार्बनिक पदार्थ बहुत ज़्यादा हो गया है, उसको कम करने के लिए चूने का प्रयोग करें। तो 1 हेक्टेयर 2.5 एकड़ का यदि तालाब है और 1 मीटर पानी है तो ये मान के चलिए कि 3 क्विंटल के आसपास हम चूने का इसमें प्रयोग करेंगे। चूना ले लें, भिगो लें और घोल कर और तालाब के चारों तरफ छिड़क दें। इस तरह यदि मत्स्य पालक करते हैं तो जो हमारा जलीय खरपतवार की समस्या इस बरसात के दिनों में आती है उससे हमको काफ़ी निजात मिल जाएगा और हमारी मछलियां जो हैं उसमें खूब बढ़िया से बढ़ेंगी और चलेंगी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-4192-155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की कुछ मुख्य झलकियां। कटहल की रोपाई करते समय ध्यान देने योग्य जरूरी बातें। अधिक पैदावार के लिए मिर्च की फसल में पुष्पन व फलन की अवस्था में जरूरी कार्य। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।